केवीएस ने टीजीटी पीजीटी के साथ साथ पीआरटी और नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो इनके द्वारा फॉर्मेट दिया गया है, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ओबीसी का फॉर्मेट है। बहुत से अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन ये है कि क्या इसी फॉर्मेट पर बनाना आवश्यक है या फिर जो राज्य सरकार के द्वारा बना करके दिया जाता है वो चल जाएगा। साथ ही साथ ये सेंटर लेवल का मांगा गया। सेंटर लेवल कैसे पता चला? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटर लेवल का मांगा गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सेंटर लेवल का चाहिए या फिर स्टेट लेवल का चल जाएगा। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित हैं, उनके लिए कितने साल पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ ऐसी महिला अभ्यर्थी जो कि मैरिड हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके हस्बैंड के नाम से बनेगा या फिर उनके पिता के नाम से बनेगा। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, जो मैरिड वुमन है, जो विवाहित महिला है, उनके संदर्भ में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसके नाम से बनेगा, पिता के नाम से या फिर हस्बैंड के नाम से। इन तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप केवीएस पीआरटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आवेदन में आ रही समस्याओं के बारे में डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, 2 डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। पहला कि आवेदन करना कैसे है और दूसरा पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम और साथ ही साथ सब्जेक्ट का नाम, इन सबको लेकर के जो भी आपके मन में डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे, सबके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले, ताकि आपसे भी कोई छोटी से छोटी भी गलती ना हो जो कि आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद से डिस्क्रिप्शन में दिए गए दोनों वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि क्या इसी फॉर्मेट पर जाति प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है। देखिए, फॉर्मेट इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको आपके जाति प्रमाण पत्र में क्या क्या मेंशन करवाना होता है। देखिए, ये जो जाति प्रमाण पत्र इशू होता है, जैसे कि केंद्र स्तर का जो होता है वो जो देखिए केंद्र स्तर का कहने का मतलब कि केंद्र सरकार इशू नहीं करेगी, इशू तो आपकी राज्य सरकार ही करती है, लेकिन वो केंद्र के नियमों के अंतर्गत करती है। जैसे कि देखिए, कास्ट जाति जो होता है वो एक तो राज्य सरकार अपने यहाँ देख करके कि हमारे यहाँ जातियों का किस प्रकार से विकास हुआ है, वो अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है कि ओबीसी में कौन जाति रहेंगी, जनरल में कौन रहेगा, एससी एसटी में कौन सा रहेगा। और इसी प्रकार से केंद्र सरकार पूरे देश भर में उनकी एक तरीके से विकास को देखते हुए, उन पर्टिकुलर जातियों के विकास को देखते हुए अपना अलग कानून बनाई हुई है कि पूरे देश भर में इस पर्टिकुलर जाति को इस कैटेगरी में रखा गया है। इस वजह से केंद्र का अलग होता है और राज्य का अलग होता है, क्योंकि राज्य में पर्टिकुलर वो जाति कितना विकास की है और केंद्र में पूरा देश भर में वो जाति कितना विकास की हुई, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी डिसाइड किया गया है। इसीलिए चूंकि ये केंद्र स्तर की परीक्षा है, केंद्र स्तर की भर्ती है, इसलिए आपसे केंद्र स्तर का जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो मांगा जा रहा है। माफ कीजिएगा, आय नहीं, जाति की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, केंद्र स्तर का जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तो यहां पर जो फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को के द्वारा भी इशू किया जाता है और सभी राज्य सरकारों के द्वारा इसी फॉर्मेट पर इशू किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसका प्रिंट आउट निकाल करके और तहसील में जाकर के इसको देंगे तो इस पर वो बना करके देंगे। आज उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। आप जनसेवा केंद्र से अप्लाई करते हैं या फिर अपने खुद के लॉगिन आईडी से अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आप खुद भी बनवाना चाहते हैं तो आप लॉगिन खुद भी ऑनलाइन आवेदन करके खुद से बनवा सकते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र। इसके रिगार्डिंग भी एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप खुद से बनवा सकते हैं घर बैठे। उसका भी डेडिकेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ भी फॉर्मेट दिया गया है वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दिया गया है कि आपको ये चीज़ें लिखवानी होती हैं, और वही फॉर्मेट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी फॉलो करती है। तो आपको ये जाकर के प्रिंट आउट देकर के इस पर नहीं बनवाना है, क्योंकि प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। तहसील में जब आप जाएंगे इस फॉर्मेट पर बनाने के लिए तो वो बोलेंगे ऑनलाइन ही आवेदन करिए। तो ये फॉर्मेट पर बनाने का मतलब, ये फॉर्मेट दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, केवीएस का उद्देश्य इतना है कि आपको ये पता चल सके कि क्या क्या इसमें लिखवाना होता है। ठीक है, इसको प्रिंट आउट करके नहीं बनवाना है। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा या फिर अन्य राज्य सरकारों के द्वारा इशू किया जाता है वहीं आपको ऑनलाइन आवेदन करके अपना सबमिट करना होगा। दूसरा अभ्यर्थियों का सवाल ये आ रहा था कि ये तो ओबीसी की बात हो गई,
क्या एससी एसटी के लिए भी केंद्र स्तर का बनवाना जरूरी है या फिर राज्य स्तर का चल जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो एससी एसटी के लिए फॉर्मेट दिया गया है, इसमें भी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन किया गया है। अगर आप राज्य स्तर का प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मेंशन किया गया रहता है, लेकिन जब आप केंद्र सरकार वाला प्रस्तुत करेंगे, मतलब कि केंद्र स्तर का, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भी वैकेंसी जा रही है उसके लिए आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, तो भी आपको सेंटर लेवल का प्रोड्यूस करना अनिवार्य है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तीसरा अभ्यर्थियों का मन में यह प्रश्न आता है कि कितने साल पुराना चल जाएगा। देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र होती है उसके संदर्भ में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं लिखा होता है कि ये कितने साल पुराना चलेगा, लेकिन एक मोटा मोटी ये माना जाता है कि अधिकतम 3 साल पुराना अगर आपका है तो वो चल जाएगा। लेकिन जो इनका सर्वर होता है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की मैं बात करूं या फिर किसी भी राज्य सरकार की, जो ऑनलाइन आपका इशू हो रहा है, वो आपको एक सर्टिफिकेट नंबर और एक प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर इस टाइप का कुछ दे देते हैं। वो आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो पाता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आप अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हैं UPE-district.nic.in वेबसाइट पर जाकर के। तो अगर आपका वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन दिखा रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिखा रहा है तब आपको फिर से बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन वो शो होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? तो अधिकतम आपका 3 साल पुराना है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं होता है। और एक और अभ्यर्थियों का मन में प्रश्न आ रहा था कि क्या 26 दिसंबर 2022 जब आवेदन की अंतिम तिथि है केवीएस पीआरटी में या फिर केवीएस की अन्य वैकेंसीज में, क्या उसके बाद का बनाया हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा? देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र या फिर जो भी मिनिमम एजुकेशनल डिटेल्स होंगे या फिर जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपकी जाति भी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप जाति का लाभ लेते हुए आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। तो लाभ लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई तो 26 दिसंबर 2022 से पहले का होना चाहिए। तो अगर आपका पहले से बना हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो आप अप्लाई कर दीजिए। कम से कम आपके पास एक प्रूफ तो रहेगा कि हाँ मैंने अप्लाई कर दिया था, बनने में थोड़ा टाइम लग गया। अन्यथा की कंडीशन में जब 26/12 के बाद जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो भविष्य में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के समय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि आपने पहले क्यों नहीं बनवाया, ये क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का ये मन में प्रश्न होगा कि उनके पास स्टेट लेवल का है, सेंटर लेवल का नहीं है। तो देखिए, जो सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो स्टेट लेवल के आधार पर ही बनता है, यानी कि आपको आपका स्टेट लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एज ए प्रूफ दिखाना पड़ता है जब आप सेंटर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। जब आप जनसेवा केंद्र से भी अप्लाई करेंगे तो वहां पर वो वाला फोटोकॉपी यानी स्टेट लेवल वाला आपका फोटोकॉपी लगाना होगा, और जो भी आईडी एड्रेस आप प्रूफ लगाते हैं वो तो खैर लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टेट वाला है तो भी एज ए प्रूफ आप लगा सकते हैं कि हाँ मैं इसी जाति में बिलोंग कर रहा था। और अगर आपका सेंटर वाला नहीं बना है तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आवेदन में कहीं भी आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगा गया, आवेदन में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी जिसके भी आधार पर आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका 26 दिसंबर 2022 से पहले का होना चाहिए। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए 26 दिसंबर 2022 के पहले। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई कि कब का कितना पुराना चल जाएगा। एक और ईडब्ल्यूएस के संबंध में बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो कितना पुराना चलेगा। तो अभी मैं आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। देखिए, इनके लिए जो फॉर्मेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ जिस भी राज्य सरकार के द्वारा ये इशू किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि क्या ये सेंटर यानी केंद्र सरकार इशू करेगी? नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट हो वो केंद्र सरकार इशू नहीं करती है। आप जिस राज्य में रह रहे हैं वो राज्य सरकार आपके लिए सर्टिफिकेट इशू करती है। तो जो भी राज्य सरकार इशू करेगी, गवर्नमेंट ऑफ उसी का नाम यहां पर आ जाता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर देखिए, ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए है। इसके पहले जो आरक्षण का लाभ था वो जाति के आधार पर था, लेकिन ये फाइनेंस के आधार पर है, आय के आधार पर है। अब आय जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए माना जाता है, जैसे कि 2021-22, 2022-23। तो जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 साल का ही केवल होता है। यानी कि कल तक कोई अभ्यर्थी किसी पिछले वित्तीय वर्ष में उनके परिवार की जो सालाना आय थी वो कुछ अलग हो सकती है, और इस बार जो उनकी सालाना आय है वो कुछ अलग हो सकती है। इसलिए जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है वो केवल और केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए
काउंट होता है। अब यहां पर देख लीजिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ध्यान से समझिएगा मेरे वर्ड्स को। वित्तीय वर्ष कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ही आपका ये वाला सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट वैलिड होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 2021-22 में, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना वैलिड फॉर द ईयर, तो अगर किसी अभ्यर्थी का 2021-22 में कोई सर्टिफिकेट इशू हुआ है, 2021-22 के लिए कोई सर्टिफिकेट इशू हुआ है, 2021-22 सेशन के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, तो 2022 के 31 मार्च 2022 तक उनका वैलिड रहेगा और 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर किसी अभ्यर्थी ने जनवरी 2022 में आवेदन करके अपना सर्टिफिकेट बनवाया था, तो वो ये ना सोचे कि जनवरी 2023 तक उनका वैलिड है। उनका तो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपका जो वित्तीय वर्ष था वो 2021-22 का था और उस हिसाब से 31 मार्च 2022 का आपका ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब इनवैलिड हो चुका है। आपको फिर से रिन्यू कराने की आवश्यकता है, आपको फिर से बनवाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो वित्तीय वर्ष काउंट होगा वो 2022-23 काउंट होगा और 2023 के 31 मार्च 2022 तक ही ये आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। बहुत से अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए आज उनके परिवार की सालाना आय जो कि 8 लाख निर्धारित की गई है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए, वो इस समय तो 8 लाख है जब उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करवाया था, लेकिन जब काउंसलिंग हो रही है, जब मान लीजिए 6 महीने साल भर बाद जब होगा तो अगला वित्तीय वर्ष मान लीजिए शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए उनके परिवार की आय बढ़ गई और अब उनका भविष्य में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या ये गलत माना जाएगा? पिछला वाला ईडब्ल्यूएस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आप उस आंकड़े में आ रहे थे, उस डेटा में आ रहे थे, यानी कि उस जो पूरा बाउंड्री बनाया गया था 8 लाख वाला, उसमें लाई कर रहे थे, इस वजह से आपका इशू हुआ था। तो अगर पिछली बार आपका सालाना आय कम था और उसके बेस पर आपका इशू हुआ है, तो उसके बेस पर आप आवेदन कर देते हो। भविष्य में कभी भी जाकर के काउंसलिंग हो रही हो तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ध्यान से देखिएगा कि जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 2022-23 चल रहा है, तो जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2022-23 का ही इशू होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर होंगे। कभी भी आप ये मत समझिएगा कि जनवरी में आपका इशू हुआ था 2022 में तो जनवरी 2023 तक काउंट होगा। नहीं, वो जो जनवरी 2022 में आपका इशू हुआ था वो मार्च 2022 में आपका समाप्त हो चुका है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाता है और 1 अप्रैल से पुनः नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में जो भी आपके मन में डाउट थे कि कितने साल तक चल जाता है, तो ये एक वित्तीय वर्ष के लिए केवल काउंट होता है। ध्यान से समझ लीजिए, वित्तीय वर्ष में बोल रहा हूं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए, महिलाएं 2 प्रकार से हो सकती हैं, या तो शादीशुदा हो सकती हैं या तो अनमैरिड हो सकती हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड महिला हैं, दोनों कंडीशन में जो आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो आपके पिता के नाम से बनेगा। ठीक है, शादीशुदा होने के बावजूद भी आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपके पिता के नाम से ही इशू होगा। इसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि केवल विवाह मात्र से किसी व्यक्ति का, किसी भी महिला का जाति नहीं बदलता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट है। उत्तर प्रदेश में जो पिछली 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हुई है, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाते हुए जो महिला कैंडिडेट थी उनका जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था और सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फॉलो करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर कोई एक अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, मान लीजिए कि ओबीसी कैंडिडेट्स थी शादी से पहले और उन्होंने किसी एक एससी कैंडिडेट से शादी कर ली, तो अब उनका ऐसा नहीं है कि वो एससी में आ जाएंगी, क्योंकि जो उनका जाति डिसाइड हो रहा है वो उनके पिता के जाति से डिसाइड हो रहा है और जन्म से वो ओबीसी कैटेगरी में थी, यानी पिता का भी ओबीसी कैटेगरी था। तो शादी के बावजूद भी भले ही उन्होंने एससी से शादी क्यों नहीं कर लिया है, उनका अभी भी जो जाति होगा वो उनके पिता से ही डिसाइड होगा, यानी अभी भी वो ओबीसी काउंट होंगी। तो जो भी अभ्यर्थी, महिला कैंडिडेट जिनका भी शादी हो चुका है, विवाह हो चुका है, बावजूद इसके आपका जो जाति प्रमाण पत्र इशू होगा वो आपके पिता के नाम से इशू होगा और आपको आपके पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र प्रोड्यूस करना होगा। यहां पर मैं जाति प्रमाण पत्र की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अलग तरीके से जारी किया जाता है। देखिए, अगर आप एक अनमैरिड वुमन है, यानी कि अविवाहित महिला है, तो उस कंडीशन में जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा वो आपके पिता के नाम से जारी किया जाएगा। जो अनमैरिड वुमन है, जो अविवाहित महिला है, यानी कि बिना शादीशुदा महिला के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनके पिता के नाम से जारी होगा और जो शादीशुदा महिला है उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो उनके हस्बैंड के नाम से जारी होगा। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए है और शादी के बाद से आपका परिवार
आपके हस्बैंड का परिवार आपका परिवार है, ना कि आपके मायके वाला। तो जो भी महिला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना चाहती है वो अपने हस्बैंड के नाम से, शादी होने के बाद से अपने हस्बैंड के नाम से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगी। और जिन जिन भी महिलाओं का अभी विवाह नहीं हुआ है, वो अनमैरिड हैं, वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपने पिता के नाम से इश्यू करवा करके उसके बेस पर अप्लाई करेंगी। दोस्तों, किस प्रकार से आप घर बैठे जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, साथ ही साथ आवेदन किस प्रकार से करना है केवीएस पीआरटी में, और इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होंगे उन डेडिकेटेड 3 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तीनों वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, अगर आपका कोई प्रश्न बच जाता है तो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।